Very good morning to everyone. Welcome to Dronacharya IAS. So this is the second part of our lecture series of Himachal Pradesh Economic Survey and the Budget. So पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था हिमाचल प्रदेश की जीडीपी और उसके साथ में पर कैपिटा इनकम। सो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो उसका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 है, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द गुड गवर्नेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा कि एग्जिस्टेंस में 1 जनवरी 2016 में आए थे और ये एंड हो जाएंगे 31 दिसंबर 2030 तक। सो ये जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, दैट इज लीविंग नो वन बिहाइंड। यानी जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट है, वो सभी सेक्शंस में जा करके पहुंचे। और ये एक तरह का ग्लोबल इनिशिएटिव है और ग्लोबल एम्बिशन है, जिसमें पॉवर्टी को कम करना, इनक्वालिटी को कम करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और इसके साथ में इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि फॉरेस्ट हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में हम अपने इकोसिस्टम को किस तरह से डेवलप करेंगे, तो इसमें बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश स्टेट बड़ी प्रोग्रेसिबल तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने जा रही है और बहुत अच्छा काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को की अचीवमेंट के लिए किया जा रहा है। इसका पता हमें डायरेक्टली लग जाता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट 2018 और 19 आई थी, तो हिमाचल प्रदेश और केरला जो थी वो पूरे देश में सबसे आगे रही थी। यानी फर्स्ट रैंक जो हासिल किया था दैट इज हिमाचल प्रदेश और केरला ने किया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो ऐसी ही एक जो इंडेक्स है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 2019 और 20 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने सेकंड रैंक हासिल किया था पूरी कंट्री में। तो जो हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूरी तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसका जो फ्रेमवर्क है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी फैसिलिटेशन के लिए बनाया हुआ, वो सारा काम प्लानिंग डिपार्टमेंट को दिया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल डिपार्टमेंट है इस काम को करने के लिए, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग है वो लगातार प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट में की जा रही है। तो ऐसे ही अगर इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक साइड अगर आप देखोगे इस कॉलम में, तो ये है इंडेक्स स्कोर और नीचे हमारे पास स्टेट्स आती हैं और इसमें जो अलग अलग कलर कोडिंग करके रखी हुई है, तो जो ग्रीन कलर में कलर कोडिंग है दैट इज द फ्रंट रनर्स, ठीक है, जिसका स्कोर जो 65 से आगे जा करके 99 तक होगा, ठीक है। परफॉर्मर्स होंगे जो 50 to 64 तक जिनका स्कोर होगा, एस्पिरेंट्स होंगे जो 0 to 49 तक अभी है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट स्थान जो है, जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लेस है वो केरला का है। केरला का स्कोर है 70। सेकंड जो स्कोर आता है दैट इज द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए स्कोर है 69, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हो रही है। अब इन गोल्स की अचीवमेंट के लिए सरकार ने कुछ टारगेट्स बनाए हैं। उन टारगेट्स को अचीवमेंट के लिए अगर हम देखें तो बेसिकली उनको अचीव किया जाएगा 2022 तक। तो फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है कि गरीबी हटाओ, यानी नो पॉवर्टी। तो पॉवर्टी अगर टोटल परसेंटेज अगर पॉपुलेशन में देखें तो पॉवर्टी का है 8.1%, जिसको 2% तक ले जाया जाएगा। सबसे पहले ये अचीवमेंट रहेगी। उसके बाद कोशिश की जाएगी कि जो हमारे पास 100% हाउस होल्ड है उन सब का हेल्थ इंश्योरेंस कम से हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखते होंगे कि कभी भी कुछ लोग जो बीपीएल में होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उनकी इनकम वगैरह बढ़ जाती है तो वो एपीएल में आ जाते हैं, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन। उसमें से भी अनफॉर्चुनेटली अगर परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमारी लग जाती है, कोई डिजीज लग जाती है, या अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिस वजह से उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो दोबारा से परिवार फिर क्या हो जाएगा, वो बीपीएल में आ जाएगा। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया और फोकस कर करके हेल्थ स्कीम को एक तरह से इसको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई और कोशिश ये की गई कि जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उन सब को इंक्लूड कर करके उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की जाए।
इसके साथ में सरकार का ये प्रयास है कि वो 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाए और कोशिश करे कि उनको बैंक से क्रेडिट दिया जाए 1,750 करोड़ का। सो इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है उसको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, जो साफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको दिया जाएगा ताकि बीमारियां कम से कम हो। और इसके साथ में जैसा कि आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी एक ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट है और इस स्टेटस को आगे भी मेंटेन किया जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें जो 30% जो पॉपुलेशन है उसको भी सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इम्प्रूव्ड सोर्सेज से दिया जाएगा। सो 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें अर्बन में उनको सीवरेज कनेक्शंस वगैरह, जो सीवरेज सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, ये इंश्योर किया जाएगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो 100% हाउस होल्ड्स को डायरेक्टली लिंक किया जाएगा बैंकिंग सर्विसेज के साथ में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में 100% पॉपुलेशन को आने वाले समय में टेलीफोन सर्विसेज से भी जोड़ा जाएगा। और गवर्नमेंट का एक ऐसा फोकस है कि जो टोटल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसका 38% जो रहता है वो डायरेक्टली असेंशियल सर्विसेज में उसका खर्चा हो। ठीक है, उसको लगाया जाए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया या सोशल प्रोटेक्शन हो गया। तो जब इन सब चीज़ों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या सरकार की इन्वेस्टमेंट होती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज करेगा और काफ़ी लोग जो होंगे वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे। सो ऐसे ही सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द जीरो हंगर। तो हंगर को कम से कम कर करके 15.78% तक किया जाएगा। उसके बाद जो है वो वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ दी 8.22% के हिसाब से उसको बच्चों में भी कम किया जाएगा, जो कि 5 साल से कम है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन की कमी वगैरह रहती है उन चीज़ों को। ऐसी अगर अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उसको 30.12% तक कम किया जाएगा। ठीक है, और 100% जो फार्मर्स हैं उनको सॉयल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ में 22,000 हेक्टेयर एरिया जो एग्रीकल्चर में आता है उसको डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और 70% जो हमारी मंडीज हैं उनको ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। तो ये कोशिश की जा रही है जीरो हंगर को अचीव करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को। फिर आता है एनर्जी से रिलेटेड, तो अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमारे पास 24/7 जो है वो पावर सप्लाई दी जाए सभी को। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो जनरेशन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी में लॉस हो जाता है वो T&D लॉस उसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ठीक है, इसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। तो इसको कोशिश की जा रही है जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है उन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, ठीक है, जो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं इनको कम से कम करके 11% तक लाया जाए। ठीक है, फिर एक और कोशिश ये भी की जा रही है कि 8.9% कैपेसिटी एडिशन थ्रू हाइड्रो पावर की वजह से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश अगर आप देखें तो एक पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ में यहाँ पे पेरेनियल स्ट्रीम्स भी हैं क्योंकि ग्लेशियर्स है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो हिमाचल प्रदेश में जो पोटेंशियल है दैट इज़ दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल में भी इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। इसके साथ में जनरेशन तो हो गया लेकिन एफिशिएंट यूज इलेक्ट्रिसिटी में भी किया जाए, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में या जो बल्ब्स आ रहे हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी को बचाते हैं, तो वैसा कुछ भी साथ साथ किया जाए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर रही है। फिर आता है गुड हेल्थ एंड द वेलबींग। तो इसके लिए अगर आप देखें तो मैटरनल डेथ्स जो हैं उनको कम किया जाएगा, लेस देन 40 तक ले जाया जाएगा। ठीक है, और इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको 23 तक लेके जाएगा एग्जिस्टिंग लेवल से। और जीरो ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, जो महिलाएं हैं उनसे बच्चों को जो है HIV ट्रांसमिशन ना हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, कि जीरो ट्रांसमिशन हो। या इसके अलावा अगर आप देखें तो डेडिकेटेड ट्रामा केयर सर्विसेज जो हैं ये इंट्रोड्यूस की जाएंगी PHCs, दैट इज दी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, जो छोटे छोटे गाँव में जो थोड़े बड़े जो हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं,
ठीक है, जो सिविल हॉस्पिटल से नीचे होते हैं उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ताकि ज़्यादातर लोगों को हेल्थ सर्विसेज से शहरों की तरफ ना भागना पड़े, उनको अपने गाँव के आसपास ही हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको वहाँ पे मिलें। तो ऐसी 100% कवरेज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम चली हुई है। आयुष्मान भारत में जो लेफ्ट आउट फैमिलीज हैं उनको हिम केयर स्कीम, जो हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी प्रोमिनेंट स्कीम जो हिमाचल प्रदेश ने चलाई है सरकार ने, उसमें उन सबको जो है वो कवरेज दी जाएगी, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। तो जो तंबाकू है उसका रिडक्शन किया जाएगा, जाके जो 15 साल के जो बच्चे हैं या उस तरह के जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनको कम किया जाएगा 17% तक। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में भी, तो 100% ये मेंटेन किया जाएगा एनरोलमेंट रेशो प्राइमरी में भी और अपर प्राइमरी लेवल्स में भी, ताकि प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल्स में 100% एनरोलमेंट रेट हो, ठीक है। उसके बाद जो नेट एनरोलमेंट रेट है उसको सेकेंडरी में 70% तक ले जाया जाएगा और 60% जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल तक इसको ले जाया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एनहांस proportion of female enrollment in the higher education from current level to 14% and the 100% in the vocational education, ताकि vocational education में भी महिलाओं की 100% proportion में enrollment करवाई जा सके, ठीक है। सो इस तरह का जो है वो गवर्नमेंट जो है काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर जेंडर इनक्वालिटी आता है, तो जेंडर इनक्वालिटी में अगर आप देखें तो जो सेक्स रेशियो है उसको इंक्रीज करके 915 पर 1000 मेल चाइल्ड किया जाएगा। 90 डेज मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो वुमेन्स को दिए जाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड में हो या फिर वो जो 38 सेक्टर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और 90 डेज की पैटर्निटी लीव्स भी दी जाएंगी। तो वुमेन्स हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर्स इन 3 more डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस, ठीक है, ये भी ओपन किए जाएंगे। 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल, तो एलिमेंट्री लेवल पे 100% एलिमेंट्री जो एनरोलमेंट रेट रहेगा उसको भी इंश्योर किया जाएगा। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमेन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स इन HRTC बसेस टू दी 3%। तो जैसा कि आपने देखा होगा तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एज अ ड्राइवर और एज अ कंडक्टर, ठीक है, वो जॉब करना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो सरकार कह रही है कि इसमें हम 3% जो है वो उसको बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा जो किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ करके बाकी जो एरिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स जो हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, और इंक्रीज किया जा रहा है नंबर्स को वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके। तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है महिलाओं को पूरी तरह से जो है वो इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो फिर आती हैं सस्टेनेबल सिटीज़ इन दी कम्युनिटीज़। तो सस्टेनेबल सिटीज़ में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में 2 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप कर रही है। इसके अलावा कुछ मॉडल सेंटर्स को भी डेवलप करने जा रही है, ठीक है। तो 55 ऑफ स्लम्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस होल्ड कवर्ड थ्रू फॉर्मर अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इन लोगों को जो हाउस बना करके दिए जाएंगे, ठीक है, 2022 तक। 65% ऑफ स्लम एरिया कवर्ड बाय बेसिक सर्विसेज, जैसे पानी की सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ठीक है, घर बना करके देना, तो ये सब जो असेंशियल सर्विसेज हैं। तो 65% ऑफ स्लम एरिया जो है, ठीक है, उसको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दी जाएंगी। इसके अलावा जो अर्बन पॉपुलेशन है जो स्लम्स में रहती है, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं या इनएडुकेट हाउसिंग है, उसको कम किया जाएगा 6% से, अभी जो करंट लेवल पे चल रहा है। सो 80% ऑफ द सिटीज़ विद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान्स, हर एक सिटीज़ के लिए प्लान्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड प्लान्स। उन प्लान्स के ऊपर जो आगे का फर्दर उनका जो डेवलपमेंट रहेगा उसको ध्यान में रखा जाएगा।
अब अगर देखें इंडस्ट्री, इनोवेशन और द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो हिमाचल प्रदेश में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे से अब डेवलप होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट भी धर्मशाला में की गई थी, जयराम सरकार जब आई थी, ठीक है, तो उसमें 30% इंक्रीज किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में और लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, ठीक है। सो 20% ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल मार्केटिंग यार्ड्स फ्रॉम द करंट लेवल। सो बैंक और दो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ है, लोन्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो वो इंक्रीज़ किए जाएंगे 67.64% में, क्योंकि अगर आप देखें तो माइक्रो जो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और ये बहुत छोटे छोटे स्केल के ऊपर लगाई जा सकती हैं, जगह जगह लगाई जा सकती हैं, ये ऑर्गेनाइज भी हो सकती हैं, अनऑर्गेनाइज भी हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये फोकस है कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेबर इंटेंसिव है उनको जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उनको दी जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेट में काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा पूरे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट के लिए, तो 20% रिडक्शन जो है वो CO2 एमिशंस में हिमाचल प्रदेश को करना है। तो 30% रिडक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, तो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट जा करके फिर चाहे वो सॉइल इरोजन में, एयर इरोजन में, एयर पॉल्यूशन में, ठीक है, या अदर जो हमारे पास जो अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन में, ठीक है, उसको जो बढ़ाते हैं उसको कम किया जाएगा। सो इनक्वालिटी को कम करने के लिए मैंने एक तो आपको बताया कि जो सेक्स रेशियो है उसको काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है ना, या ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन दी सेक्स रेशियो है 0 से 6 ईयर्स के बीच में, उसको भी काफ़ी इंप्रूव किया जाएगा। और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको 25% तक कम किया जाएगा करंट लेवल से, ठीक है। और इसके साथ में जो रिडक्शन है क्राइम अगेंस्ट SCs टू मिनिमाइज लेवल तक, इसको भी 0 लेवल तक लेकर के आएंगे, ठीक है। और पॉवर्टी को भी कम किया जाएगा SC पॉपुलेशन में, रूरल एरिया में 2% तक, ठीक है। ये टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज को लेकर के हिमाचल प्रदेश भी जो क्लाइमेट स्मार्ट इको विलेजेस के नाम से जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, या गाइडेंस है, उनको 5 विलेजेस में और स्टेट्स में अलग अलग में वो इम्प्लीमेंट कर रही है। 1000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, इनको फंक्शनल किया जा रहा है। रेस्टोरेशन ऑफ 500 स्प्रिंग्स हैं, जो पुराने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से जो है वो उनको रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक है। सो 1 लाख फार्मर्स कवर्ड अंडर क्लाइमेट रेजिलियंट लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी, तो इसमें 1 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली इंक्लूड किया गया है। फ्लड प्रोन विलेजेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड अलोंग ब्यास पार्वती रिवर टू बी इक्विप्ड विद अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो जो ब्यास रिवर जो कुल्लू में आती है जहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, या पार्वती रिवर है उस किनारे जो किनारों पर जो फार्मिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर उन एरिया में, उन गाँवों में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएंगे ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, जब भी फ्लड्स आते हैं तो उससे उनकी जान जो है वो बच सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉरेस्ट एंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जाएगा। प्लांटेशन कवर जो है उसको बढ़ाया जाएगा, 48,000 हेक्टेयर्स की लैंड में प्लांटेशन की जाएगी, ठीक है। रिडक्शन जो है वो सिल्ट लोड में किया जाएगा। जैसे कि आप देखें हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो है वो यंग रिवर्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इरोजन बहुत बड़े स्केल में होता है। अगर आप बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, तो कोल्ड डेजर्ट्स में प्लांटेशन कम है, तो इस एरिया में प्लांटेशन की जाएगी ताकि कम से कम यहाँ पे इरोजन हो और उस इरोजन से हमारे पास जो सिल्ट आ जाती है, जिस सिल्ट को भी रोका जा सके, ठीक है। सो ऐसे ही 1000 हेक्टेयर जो एरिया है उसको इम्प्रूवमेंट करके जो है एल्पाइन पास्चर्स में या ग्रेजिंग लैंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही जो 3 वेटलैंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, 3 वेटलैंड्स कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी पोंग लेक है, दूसरी आपकी चंद्रताल है, चंद्रताल, और तीसरी आपकी आती है रेणुका लेक। तो ये तीनों जो है वो इंटरनेशनली रिनाउंड वेटलैंड्स हैं, तो इसको भी इनकी रेस्टोरेशन की जाएगी। और 100 ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज हैं जो 41 माउंटेन एरिया हैं, वहाँ पर भी इन सबको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा,
ठीक है। और इसी के साथ में 2 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। सो 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको इंक्रीज किया जाएगा, इनकी पॉपुलेशन को, जो स्पीसीज अलग अलग है इसको भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाया जा सके। सो अगर बात करें कि गवर्नेंस को लेकर के, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इम्प्रूवमेंट के तौर पे काफ़ी इंडिकेटर्स को लेकर के आई है। तो इन इंडिकेटर्स में पब्लिक सर्विसेज को ध्यान में रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नेंस के तौर पे उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। ये परफॉर्मेंस 7 थीम्स के ऊपर चेक की जाती है, ठीक है, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं और 45 इंडिकेटर्स हैं। और अगर देखें तो रिजल्ट्स के बेसिस पर बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट सेकंड रैंक, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने 3rd रैंक हासिल किया है। तो उस हिसाब से इनको प्राइज जो है वो भी दिए जाते हैं इंसेंटिव्स के तौर पर। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज द चैप्टर 5, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल एंड द बैंक फाइनेंस। तो इंस्टीट्यूशनल एंड द बैंक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश को लेकर के, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो। नाबार्ड बहुत अच्छे से काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश के जो लोकल बैंक्स हैं वो भी काफ़ी जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फार्मर्स में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, ठीक है। तो ऐसे ही सेंट्रल स्कीम्स की भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो कि 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर जो 2 साल का देती है। इसमें अगर आपकी जो पार्शियली अगर आपका थोड़ा उसमें स्पेशल एबिलिटी होती है तो उसमें 1 लाख रुपीस दिया जाएगा। अगर परमानेंट है तो उसमें 2 लाख रुपीस आपको जो है वो कवरेज के तौर पे दिए जाएंगे। और ये जो पूरी कवरेज है ये कवर की जाती है 18 to 70 ईयर्स तक में। और इसमें अगर आप जो है वो 12 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आप जो है वो बैंक में जमा करवा सकते हैं, और उस बेसिस पे आपको 1 लाख और 2 लाख के बेसिस के ऊपर आपका कवरेज चल पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो ऐसे सेक्शंस हैं जो आज भी बीपीएल में हैं, या ऐसे लोग हैं जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, तो उनके लिए स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो एक और स्कीम है दैट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस स्कीम में बेसिकली 1 ईयर लाइफ कवरेज है जो कि 2 लाख रुपीस का दिया जाता है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को, जो कि 18 से 50 ईयर्स के बीच में आते हैं। तो इसमें अगर किसी भी रीजन से अगर डेथ होती है तो इस केस के ऊपर जो है वो आपको 2 लाख रुपीस जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे कवरेज के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम है दैट इज दी 330 रुपीज़ का प्रीमियम पूरे साल का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर बात करें अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना बेसिकली इसको फोकस किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और इसमें बेसिकली जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें अगर मान लो उनको जो पेंशन है वो बेसिकली दी जाएगी 1000 की, 2000 की, 3000 की, 4000 की और 5000 की पर मंथ के हिसाब से। और ये स्टार्ट हो जाएगी 60 ईयर्स ऑफ द एज। जब आप इतना अचीव कर जाओगे, 60 ईयर्स एज अटेन कर जाओगे, तो उसके बाद आपको ये पेंशन है वो लग जाएगी। और इसमें जो आपको ये पेंशन है 1000, 2000, 3000, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसमें कितना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी एंट्री है, तो एंट्री है 18 to 40 ईयर्स तक आपको जो है वो पैसे उसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कि डिजिटल इंडिया या फिर आप मेक इन इंडिया जो भारत है, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए बेसिकली इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें एनकरेज किया गया था एंटरप्रेन्योरल कल्चर को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड हमारे पास सेगमेंट्स है सोसाइटी के, जैसे एसटीज हैं, एसटी हैं या वुमेन्स हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए लोन दिया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का, ठीक है। और ये स्पेशल किया जाएगा कि हर एक जो ब्रांच होगी, एक ब्रांच जो कोई भी बैंक की है, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक वुमेन को, एटलीस्ट एक वुमेन को, ठीक है, जो एसटी से हो, उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोवाइड करेगी यहाँ पर सब्सिडीज के तौर पर
यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, लोन अमाउंट उसको दिया जाएगा ताकि उसके नाम पे या वो एक एंटरप्रेन्योर स्किल के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री लगा सके, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी नेशनल जो दूसरी स्कीम आती है दैट इज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस मिशन में अगर आप देखें तो इस मिशन को हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो इसमें बेसिकली जो है वो 91.30 करोड़ कवरिंग जो है वो 10,270 बेनिफिशरीज को दिया जा रहा है स्कीम के अंडर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये चलाया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्टिवली एक नोडल एजेंसी है जो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल लेवल पर। और स्टेट में जो हमारे पास KBIC और KBIB, ठीक है, ये जो एजेंसीज हैं इनको नोडल एजेंसीज बनाया गया स्टेट में इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। KBICs मींस यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड्स के नाम से ये बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।